Hello, my dear student of class 12th science. Today we discuss the remaining properties of determinant as well as questions and examples based on that properties. In previous video, we already discussed about the properties, in which first property was that whenever any two row or any two column are identical in the determinant, then the value of that determinant will be 0. Second property was, if all entries of the any row or any column is 0, then value of that determinant will also 0. After that, थर्ड प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी हमने कल अपने प्रीवियस वीडियो में, वो थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि जब आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके वैल्यू फाइंड करते हैं, so value of the determinant after the transpose and before the transpose will be equal, will be same. There will be no change of the value of determinant. The value of determinant before the transpose and after the transpose will be unchanged. क्लियर? सो ये प्रॉपर्टी थर्ड थी जो हम डिस्कस की थी यहाँ पे कल, और अब मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया भी था. सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू को निकाला था और उसके बाद में फिर हमने उसकी वैल्यू निकाली थी ट्रांसपोज करने के बाद. प्रॉपर्टी नंबर जो 3 थी, उसमें जब वैल्यू को निकाला गया था ट्रांसपोज से पहले और ट्रांसपोज करने के बाद, तो वहां पे वैल्यू उन दोनों डिटर्मिनेंट की इक्वल आई थी. ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस की थी हमने कि जब आप एक डिटर्मिनेंट में किन्हीं दो रो या फिर कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, if you are shifting any two row or any two column, then the new value will be numerically equal but sign will be opposite. If you are obtaining a value of determinant is 2, then after the shifting any two row or any two column, value will be -2. क्लियर? तो ध्यान रखें इस बात को कि जब हम डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो न्यू वैल्यू और जो ओल्ड वैल्यू थी वो दोनों न्यूमेरिकली सेम रहती हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट पड़ता है. यदि वैल्यू पहले आ रही है +2, तो शिफ्ट करने के बाद कोई भी दो रो, सपोज आप शिफ्टिंग कर रहे हैं रो 1 की रो 3 से या फिर C1 की C2 से, तो जो न्यू वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2. सिर्फ फर्क पड़ता है वहां पे माइनस साइन का. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी, ये कल 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं हम. इसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, if we have a matrix, determinant like this, a plus lambda b, c plus lambda d, e plus lambda f, and we have suppose a1, b1, a2, b2, a3, b3. इस तरह से मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट है ये. तो इस डिटर्मिनेंट को हम एज अ सम ऑफ टू न्यू डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? जरा आइए. इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, सम ऑफ
these two determinant. फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएगा. उसके बाद न्यू डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में जो लास्ट एंट्री है प्लस के बाद लैम्डा बी, लैम्डा डी, लैम्डा एफ ये बनेंगे इस नए डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज. ठीक है, आइए जरा ए सी ई, देन A1, A2, A3, then B1, B2, B3. This is first determinant. Now after the plus, lambda B, lambda D, and lambda F. This is first column of this determinant. After that A1, A2, A3, B1, B2, B3. So एक डिटर्मिनेंट को आप इन दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. जो एक्सपेंड करने के बाद इसका आंसर आएगा वही आंसर आपको इन दोनों को एक्सपेंड करके मिल जाएगा. तो इस तरह से आप एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, वो क्यों किया है? क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें प्लस है, प्लस से पहले प्लस के बाद. तो रूल क्या होता है कि प्लस से पहले जो एंट्रीज हैं उनको आप एक साथ ले लें, और जो प्लस के बाद हैं लैम्डा बी, लैम्डा डी, लैम्डा एफ उनको आप एक साथ ले लें. ठीक है, तो इस तरह से आप एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5. क्लियर? चलिए आगे अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि यदि हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से. सपोज वी हैव अ डिटर्मिनेंट लाइक दिस, मीन्स 2, -2, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 1. इसको अभी हम एक्सपेंड करेंगे. सपोज दिस इज डिटर्मिनेंट ए. So expanding about first row के लिए इसको एक्सपेंड कीजिए, और ध्यान रहे साइन रूल इज प्लस माइनस प्लस. सो 2 into, अब 2 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी बचता है 3, 2, 4, 1. So 3, 2, 4, 1. -2 साइन रूल में होता है यहाँ पे माइनस, तो साइन रूल के हिसाब से वो माइनस और ये -2 मल्टीप्लाई होंगे, तो -2. अब -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ दीजिए, तो बाकी बचता है 0, 5, 2, 1. चलिए आगे, अब 1 पे आओ. 1 अब साइन रूल में होता है वहां पे प्लस, वो प्लस मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो बनेगा +1. अब इस 1 के लिए ये 1 जिस रो में है वो स्किप कर दीजिए, जिस कॉलम में है उसको स्किप कर दीजिए, बाकी बचता है मेरे पास में ये 0, 3, 4, 5. इसको ओपन कीजिए फटाफट. जब भी आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई होती है मेन डायगोनल की, और कैसे होगी मल्टीप्लाई? इन दिस डायरेक्शन. सबसे पहले डिटर्मिनेंट में मैं बात कर रहा हूं 2/2 की डिटर्मिनेंट की.
if you have a determinant of order 2 by 2, then first of all we have to proceed along this diagonal. क्लियर? जो भी एलिमेंट यहां पे लिखे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इधर लिखिए. देन वी प्रोसीड अलोंग दिस डायगोनल. तो जो एलिमेंट यहां पे लिखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, लिखिए बाद में, और बीच में आ जाएगा माइनस साइन. ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होती है 2 by 2 की डिटर्मिनेंट की. पहले आप आएंगे इस डायरेक्शन में, लिखेंगे नीचे वैल्यू, देन माइनस साइन. आफ्टर द माइनस वी प्रोसीड अलोंग दिस साइड, अलोंग दिस डायगोनल. क्लियर? चलिए, so 3 into 1 3, then according to the rule minus sign, 4 to the 8, minus minus plus 2, 0 into 1 0, minus 5 to the 10. चलिए आगे. अब 1 के लिए 0 into 4 0, minus 5 into 3 15. चलिए आगे. 2 into minus 5 plus 2 into minus 10 plus 1 into minus 15. So we have minus 10, minus 20, minus 15. So result is totally in negative, means 35 and 45. So result is minus 45. क्लियर है यहां तक? अब सुनिए काम की बात. इस डिटर्मिनेंट ए में अब यदि आप किसी एलिमेंट किसी स्केलर वैल्यू 2 1/2 3 1/3 4/5 5/7 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो नई वैल्यू उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगी. जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो मैं डिटर्मिनेंट लिखी हुई है इसमें आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे अपने आप. अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको. यदि इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो करंट वैल्यू का उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगी. मींस यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नई वैल्यू हो जाएगी minus 45 into 2 मीन्स minus 90. यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 1/3 से, तो जो न्यू वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/3 इंटू minus 45 मीन्स minus 15. क्लियर? तो ध्यान रखना इस बात को कि यदि आप डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर वैल्यू 2 1/2 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू वैल्यू करंट वैल्यू का उतना ही टाइम हो जाएगी. डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल आप जानते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होती है, होल डिटर्मिनेंट के एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं. वो केवल टास्क होता है मैट्रिक्स के अंदर. इफ यू आर गोइंग अ मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस विद द मैट्रिक्स by any scalar value 2, then the complete matrix, means we can say in other words the all elements of that matrix will be multiplied by that scalar value 2. But in the case of determinant, जब आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट में, तो वो मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगी जहां पे आपको जरूरत है या जहां पे आपकी इच्छा है. ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप उसे मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में आप पूरे में ही मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा नहीं होगा. डिटर्मिनेंट की केवल एक रो या फिर केवल एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होती है. ठीक है? होल डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होती है. आइए जरा अब हम यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं.
डिटर्मिनेंट ए को मैंने ओपन किया, ये वैल्यू आई। अब इस डिटर्मिनेंट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। अब 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चॉइस आपकी है, जहां पे आप करना चाहे वहां पे आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल C3 में कर रहा हूं मल्टीप्लाई, ठीक है, केवल C3 में चेंज कर रहा हूं। कैसे कि जो C3 के आप एलिमेंट देख रहे हो अभी इस वक्त 1 2 1, वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। सो 2 into 1 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब इसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लिए एक्सपेंड कर दीजिए। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अबाउट द फर्स्ट रो। ऐसी कोई फिक्सिंग नहीं है, आप जिसके रेस्पेक्ट में चाहें उसके लिए आप ओपन कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, इस बात की गारंटी आपको हम दे रहे हैं। चलिए, इसको अभी मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं। अब फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट साइन रूल वो ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस। सो प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 तो बनेगा +2, और 2 के लिए आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, तो बाकी बचता है 3 4 4 2, वो आप लिखिए। 2 से आगे चले, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अबाउट फर्स्ट रो। चलिए, -2, इसको मल्टीप्लाई करो साइन रूल के माइनस के साथ। सो वो माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, -2, और इसके बाद में ये -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा 0 5 4 2। चलिए आगे। अब -2 के बाद हम पहुंच गए 2 पे। अब ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो आप साइन रूल के प्लस के साथ। सो वो प्लस मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो बनेगा +2, और इस 2 के लिए आप ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो मेरे पास बचता है 0 3 5 4। चलिए, 2 ओपन कीजिए इसको। 3 into 2 6, -4 4 जा 16, -2 तो बनेगा +2, 0 into 2 2, -5 4 जा 20, +2, 0 into 4 0, -5 into 3 15। चलिए आगे। 2 into 6 -16 -10, 2 into -18 and 2 into -15, so -20 -36 -30, and result is -90। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू का उतना ही टाइम इंक्रीज हो जाती है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो फिनिश हो गई हैं। इनको आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू द एनी प्रॉपर्टी देन यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने मैट्रिक्स चैप्टर में आपको ऑपरेशन बताए थे। ऑपरेशन जैसे कि किसी भी रो में आप किसी रो को ऐड कर सकते हैं, रो 1 में चेंज कर सकते हैं आप रो 1 - रो 2,
C1 में चेंज कर सकते हैं आप कि C1 प्लस C2, C1 में चेंज कर सकते हैं आप कि C1 माइनस 2 टाइम ऑफ C2, आप R2 में चेंज कर सकते हैं कि R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। क्लियर? सुन में आया कुछ? एक बात और, जब इस प्रॉपर्टी नंबर 6 को अप्लाई करते हैं, यदि आपको जरूरत है कि मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दूं A से या फिर B से, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे A से या B से तो हमें डिटर्मिनेंट के बाहर लिखना पड़ता है 1/A। उसका रीजन आप जान चुके हैं, क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे A से तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उतना ही टाइम, तो वो वैल्यू ना बढ़े, उतना चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ही हम बाहर कर देते हैं डिवाइड। सुनना है ना? जैसे हमने इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया है 2 से, सो वी हैव अ न्यू डिटर्मिनेंट दिस, लेकिन अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, वो डबल हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम बाहर लिख देते हैं 1/2। ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम बाहर डिवाइड कर देते हैं, जिससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इफेक्ट ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन आप जानते हैं, रो के अलोंग, कॉलम के अलोंग। एक बात और, जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम जब रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसके बीच में हम कॉलम के ऑपरेशन को फॉलो नहीं करते हैं, प्योरली हम रो ऑपरेशन या फिर हम कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पे ऐसी कोई फिक्सिंग नहीं है। यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आप रो कॉलम ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार रो ऑपरेशन लगा सकते हो, दूसरी बार में आप कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन में केवल रो ऑपरेशन को ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, हम कॉलम ऑपरेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहां पे एक ऑपरेशन होता है जिसको आप थोड़ा समझिए, वो आपने अब तक नहीं पढ़ा। हम यहां पे किसी एक रो में सारी रो को ऐड कर सकते हैं। ये ऑपरेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और मैट्रिक्स में हमने इसको फॉलो भी नहीं किया, लेकिन डिटर्मिनेंट में इसको हम फॉलो करते हैं। किसी एक रो में हम सारी रो को ऐड कर सकते हैं जो उस रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। जैसे आप करते हैं ना कि रो 1 इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2, तो हम वहां पे रो 3 को भी ऐड कर सकते हैं रो 1 के अंदर ही। सुनना है कुछ? तो हम रो 1 में चेंज कर देंगे। कैसे? कि उस रो 1 में हम रो 2 और रो 3 के एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ऐसा ही ऑपरेशन हम कॉलम के अलोंग भी अप्लाई कर सकते हैं कि C1 चेंज बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, और वी कैन से दैट C2 चेंज बाय C2 प्लस C1 प्लस C3। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखें, जब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं कि रो 1 चेंज बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो उस वक्त हम कोई दूसरा ऑपरेशन फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आप यदि ये चाहें कि सर हम चेंज करेंगे रो 1 में कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, और उसके बाद में आप लिखते हैं कि सर हम चेंज कर देंगे रो 2 चेंज बाय रो 2 माइनस रो 3, तो इस ऑपरेशन को आप इस ऑपरेशन के साथ उसी वक्त अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आप इसको अप्लाई करो, एक नए डिटर्मिनेंट को फाइंड करो, उसके बाद उसमें इसको फॉलो करो। सुनना है कुछ?
जैसे एक ही बार में अप्लाई कर देते हैं हम दो ऑपरेशन, तो इसको इसके साथ फॉलो नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन कि रो 1 चेंज बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 जब भी अप्लाई होगा अकेले ही अप्लाई होगा, साथ में कोई और ऑपरेशन उस वक्त अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए आगे। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जिनमें हम प्रॉपर्टी की हेल्प से आंसर निकालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से समझते रहें। एक क्वेश्चन है मेरे पास में ये, और क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरे पास में एक ऑपरेशन है, सॉरी एक क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर लेके आना है मुझे, आंसर लेके आना है 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। मुझे ये आंसर लेकर के आना है। ठीक है, तो जरा सोचिए कैसे हम आंसर ले सकते हैं। हम किस रो को किस में ऐड करें, किस में से माइनस करें, ये बात आप सोचिए कि हम कैसे कैसे अपना आंसर ला सकते हैं। जरा सोचिए। सोचिए फटाफट। सोचिए कैसे करेंगे आप इसको। हम किन दो रो को ऐड करें या किन दो कॉलम को ऐड करें या किस में से किसको माइनस करें। दूसरा यहां पे एक चीज और भी है, आप कॉमन ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी एक रो में तीनों प्लेस पे a प्लस बी आ चुका है, तो उसको आप कॉमन ले लेंगे बाहर। जैसे यहां मल्टीप्लाई होती है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो वैसे ही यहां पे कॉमन भी आता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से, तो उसको आप कॉमन भी ले सकते हैं। कुछ आप में सोच रहे होंगे कि सर यहां प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो बेटा जब इसको एक्सपेंड करोगे, इस आंसर को लाने में करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मेहनत। तो प्रॉपर्टी यूज कीजिए और a प्लस बी प्लस सी, इनको आप कॉमन निकालिए। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखो। यदि मैं इस C1 में C2 को ऐड करता हूं, C1 में C2 को ऐड करता हूं, तो यहां रह जाएगा केवल a प्लस बी, क्योंकि वो माइनस सी काट देगा C को। इसको जब ऐड करूंगा इसमें, तो ये C काट देगा उस C को, यहां पे बन जाएगा a प्लस बी, और जब इसको यहां पे ऐड करूंगा तो माइनस कॉमन लेकर के बन जाएगा a प्लस बी, और फिर मैं उस कॉलम C1 में से a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लूंगा इजिली। ठीक है, सो इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे अभी C1 के अलोंग, कि C1 चेंज बाय C1 प्लस C2। क्लियर। इसके बाद जो सेकेंड ऑपरेशन होगा उसको अप्लाई करेंगे हम कॉलम थर्ड के अलोंग, मींस C3 के अलोंग। कैसे कि C3 चेंज बाय C3 प्लस C2। तो इन दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑपरेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन कॉलम 1 and second operation is applicable only in third column. So C1 और C3 चेंज होंगे with the help of C2.
चलिए आइए जरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ऑपरेशन फॉलो करते रहेंगे और जो RHS है उसको हम लेकर के आएंगे। चलिए पहले मैं कॉपी करता हूं इस लेफ्ट हैंड साइड को। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b प्लस c माइनस b, देन माइनस c, a प्लस b प्लस c माइनस a, माइनस b माइनस a, and then a plus b plus c. This is left hand side. Now first operation is, और ध्यान रहे एक बात का और, जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे, जो भी करना है उसको आप उस डिटर्मिनेंट के राइट हैंड साइड में बराबर में लिखते जाएंगे, जिससे कि चेकिंग के वक्त ये चेक करना आसान रहता है कि भी आपने जो डिटर्मिनेंट लिखी है वो किस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद लिखी है। ठीक है, तो ऑपरेशन को आप स्पेसिफाई करेंगे उसके बराबर में ही। क्लियर? चलिए तो मैं यहां पे लगा रहा हूं फिलहाल ऑपरेशन कि C1 चेंज बाय C1 प्लस C2 एंड देन C3 चेंज बाय C3 प्लस C2। एट अ टाइम यू कैन अप्लाई 2 ऑपरेशन इन अ मैक्सिमम। 2 ऑपरेशन आप फॉलो कर सकते हैं, मोर देन 2 ऑपरेशन आप फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ऑर्डर से हमेशा एक कम होता है ऑपरेशन। सपोज ऑर्डर बनेगा उसको 4/4, तो उस वक्त आप एट अ टाइम मैक्सिमम 3 ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।